सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इसके को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि तुलसी ने शीतल के दोस्तों की और शीतल की खूब अच्छे से बैंड बजा दी थी। अब इसके आगे शाम का वक्त था। तुलसी रात की खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में आती है कि तभी उसका ध्यान सुनीता जी पे जाता है, जो सब्जियां काटने में व्यस्त थी। लेकिन उसके चेहरे की मायूसी तुलसी से छुपी नहीं थी। उसे पता था कि यार जो कुछ भी हुआ था इसके चलते सुनीता जी उदास थी। तुलसी का जी चाह रहा था कि वो सुनीता जी से एक बार बात करे, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी आपसी रिश्ते उतने भी खास नहीं है कि वो लोग आपस में बैठ के बात कर सकें। लेकिन तुलसी फिर भी एक बार कोशिश करना चाहती थी, इसलिए वो सुनीता जी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और उन्हें धीरे से पुकारती है, मम्मी। तुलसी की आवाज़ सुनकर सुनीता जी, जिनका ध्यान पूरी तरह से सब्जी काटने में था, वो तुलसी की तरफ देखती है, जैसे कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। पर तुलसी को तो आज उनसे बात करनी ही थी। मानो उसने मन बना लिया हो कि वो सुनीता जी से खुल के बात करेगी। तुलसी एक गहरी सांस छोड़ के कहती है, मम्मी आप कैसी हो। तुलसी का सवाल सुन के सुनीता जी सब्जियां काटते हुए बेफिक्रे से कहती हैं, मुझे क्या होना है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। सुनीता जी के जवाब से भी तुलसी को संतुष्टि नहीं मिलती है। मानो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि सुनीता जी ठीक है। वो एक नज़र सुनीता जी को देखती हैं, जो काम करने में पूरी तरह से व्यस्त थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब वो खुद की मर्जी से काम कर रही थी। वहीं तुलसी ये बात बखूबी जानती थी कि सुनीता जी को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं तुलसी के दिमाग में क्या आता है। वो सुनीता जी को पीछे से जाकर अपने बाहों में भरकर बेहद मासूमियत से कहती है, मैं जानती हूँ मम्मी आप शीतल जी के चलते उदास हो, लेकिन आप फिक्र मत करो। जितने दिन मैं आपके साथ हूँ किसी को भी आपको नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी, फिर चाहे आप मुझसे कितनी नफरत क्यों ना कर ले। ये सब तुलसी बेहद मासूमियत से कहती है। वहीं तुलसी के इस तरह से गले लगने पर सुनीता जी पहले तो थोड़ी हैरान होती हैं, लेकिन अगले ही पल थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ो मुझे काम करने दो। सुनीता जी की बात सुन के तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से सुनीता जी के गालों पर किस करके उससे दूर हो जाती है। वही तुलसी की सरकत पे सुनीता जी कुछ नहीं करती हैं, लेकिन आदत से मजबूर तुलसी उन्हें काम करते हुए देख के कहती है, मम्मी आप अकेले काम क्यों कर रही हो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुलसी की बात सुन के फिर सुनीता जी हल्की सख्ती से साथ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूँ, अकेले काम कर सकती हूँ, इसलिए तुम अभी बाहर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सुनीता जी की ये बात सुन के तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो रसोई से निकल जाती है। वहीं उसके जाने के बाद सुनीता जी भी मुस्कुराने लगती हैं। सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वही सुनीता जी और शीतल सबको खाना परोस रही थी। तभी वहाँ आरू आती है और अपना चेयर लगा के बैठ जाती है। तुलसी जाकर आरू के प्लेट में खाना परोसने लगती है। उसकी नज़रें आरू पे थी, लेकिन आरू ने नज़र उठा के भी तुलसी को देखने की जहमत नहीं उठाई। वहीं शीतल की नज़रें बराबर आरू पे बनी हुई थी। तुलसी को आरू के इतने करीब देखकर शीतल के तन बदन में आग लग रही थी। वो अपनी जलती हुई निगाहों से तुलसी को देखने लगती है। उसका बस चलता तो वो तुलसी की जान ले लेती। आरू खाना खा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के बाद उसकी
वो सबकी तरफ देखकर कहती है, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरू की आवाज़ सुन के सभी का ध्यान आरू की तरफ जाता है। तभी आरू सबको एक नज़र देखने के बाद शीतल को देखते हुए कहती है, कल मैं शीतल से शादी करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसमें शामिल हो। आरू की बातें सुन के शीतल के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वहीं तुलसी की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल लेती हैं। आरू के इस फैसले से वहाँ मौजूद कोई भी इंसान खुश नहीं था। बस अकेली शीतल थी जिसका मन हवा में उड़ने का कर रहा था। तुलसी से वह एक मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो वहाँ से पलट के जाने लगती है, लेकिन शीतल की आवाज़ सुन के उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। शीतल मुस्कुराते हुए तुलसी से कहती है, अरे तुलसी, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मुँह मीठा नहीं कराओगे क्या मेरा? तुलसी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। उसके बाद शीतल की तरफ पलट के हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं कराऊंगी आपका मुंह मीठा? आखिर किसी को तो उसका प्यार मिल रहा है, वरना इतना खुशनसीब कौन ही होता है। ये सब वो आरू को देख के कह रही थी। वहीं आरू की बात सॉरी तुलसी की बातें सुनकर आरू गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेती है। इधर शीतल के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, मानो वो बरसों से चाहती थी जो उसे अब मिल रहा था। तुलसी किचन से मिठाई की प्लेट लाती है और अपने हाथों से शीतल को मिठाई खिलाते हुए कहती है, महादेव की कृपा से हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कोई दूसरी शीतल ना आए जो आपकी खुशियों को आग लगाए। इस वक्त तुलसी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। वहीं तुलसी को देखकर शीतल के होठों पर भी मुस्कान थी, मानो तुलसी का दर्द शीतल को सुकून दे रहा हो। इधर रात गहरी हो गई थी। वही तुलसी छत पे खड़ी थी। ठंडी हवाओं को वो अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। उसके लंबे बाल खुले हवा में लहरा रहे थे और आंखें बंद थी। भले उसका चेहरा इस वक्त शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग तूफान उठ रहा था। उसे एक ही झटके में अपना सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ, कुछ वक्त पहले उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। तुलसी के बंद पलकों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर ढुढ़क आते हैं। वो आंखें खोलती है और आसमान की तरफ देखकर अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, क्यों माँ? क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है? क्यों मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती? मैं तो मेरे हिस्से की खुशियाँ भी नहीं मिलती। अब तो लगता है मेरा ये जीवन और ये जीना भी व्यर्थ है। क्या मैं कभी खुशियों की हकदार नहीं हो सकती? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती? बचपन से मामी के कहे हुए वो कड़वे शब्द, ये सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। मनहूस, बदचलन, ना जाने क्या क्या सुना मैंने, कितनी मार खाई, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उफ तक नहीं किया। हंसते हंसते सारे जुल्म सहती चली गई, किसी से कोई भी शिकायत नहीं की। क्या अपनी थोड़ी सी भी खुशियाँ मांग के मैंने कोई गुनाह कर दिया था, जिस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी नहीं चाहता कि मेरी शादी किसी अमीर घर में हो। मुझे तो बस ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। अगर मुझे वो एक वक्त की रोटी भी देता तो मुझे वो भी मंजूर था। और फिर अपने आंसुओं को पोंछ के, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था महादेव कि आप
आरू जैसा जीवन साथी मुझे देंगे, जिसके सपने देखना भी मेरी औकात से बाहर था। मैं तो कभी उसके लायक थी ही नहीं, और ना ही शायद कभी उनसे मुझसे प्यार किया था। एक मैं ही बस भ्रम पाले बैठी थी कि वो मुझसे प्यार करती हैं। और फीका सा मुस्कुराकर, कहाँ मैं और कहाँ वो महलों की राजकुमारी, और मैं बस सड़क पे मौजूद धूल, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। तुलसी के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसे इस वक्त ताजी हवा के होने के बावजूद भी एक घुटन सी हो रही थी, एक ऐसी घुटन जिसमें उसकी सांसें तक नहीं ली जा रही थी। तुलसी एक टक बस उस खुले आसमान को देख रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस आवाज़ को सुन के तुलसी की आंखें सुकून के साथ बंद हो जाती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिर वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। ये आवाज़ उसके आरू की जो थी। आरू कुछ पल खुली हवा में रहने आई थी, लेकिन तुलसी को वहाँ देखकर वो खुद को उसकी तरफ जाने से नहीं रोक पाती है। वो तुलसी के जवाब का इंतज़ार करती है, लेकिन जब तुलसी कुछ नहीं कहती है तो वो रेलिंग से टिककर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। इस वक्त दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी पसरी हुई थी। उस खामोशी को चीरते हुए आरू अपनी शांत आवाज में कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। तभी तुलसी, जो खुले आसमान को देख रही थी, वो फीका सा मुस्कुरा के कहती है, पता है आपको, ये चांद पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा अकेला रह जाता है। आरू को तुलसी की बातें समझ नहीं आती है, इसलिए वो उसे कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इतनी रात तक जागने का कौन कौन सा मतलब है। अब तक जो तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। आरू की बात सुन के तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, जिसने हमारे आंखों में बसे सारे सपने तोड़ दिए, अब वो मुझे सोने को कह रहे हैं। क्या पता है उनकी ये दिल से चाही ख्वाहिश पूरी हो जाए और हम हमेशा के लिए एक सुकून की नींद सो जाएं। ये सब कहते हुए तुलसी के होठों पर भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे भी पता नहीं चल रहा था कि उसने ये सब कह कैसे दिया। वहीं तुलसी की ऐसी बातें सुनकर आरू की पकड़ रेलिंग पे कस जाती है। इस वक्त उसे अपने दिल में एक अलग सा दर्द महसूस हो रहा था। आखिर वो कैसे अपनी चुहिया को खुद से दूर जाता देख सकती थी। तुलसी उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, उसका उससे दूर जाना मतलब उसके शरीर से उससे की आत्मा को दूर ले जाने के बराबर था। तुलसी ने एक बार भी आरू की तरफ नहीं देखा था। वहीं तुलसी का इस तरह से नज़रअंदाज करना आरू को खल रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि आरू की बेरुखी की वजह वो खुद है। आरू वहाँ से पलट के जाने वाली होती है, लेकिन तभी तुलसी उसकी कलाई पकड़ लेती है, जिससे आरू के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। तुलसी आरू के सामने आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों कर रही हैं आप ऐसा, क्यों मुझे दर्द दे रही है। मैं जानती हूँ आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, लेकिन आपने शीतल जीजी से शादी के लिए हाँ कहा, वरना आप कभी मुझे दर्द नहीं दे सकती। फिर आरू का चेहरा अपने हाथों में भरकर, एक बार तो कह दीजिए आप कि ये सब किसी मजबूरी में कर रहे हो। मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूँगी। एक बार बस कह दीजिए कि मैं आपसे सिर्फ आप मुझसे प्यार करते हो। आरू तुलसी की आंखों में देख रही थी, जिससे
आंखों में उसे एक उम्मीद और अनगिनत जज्बात नजर आ रहे थे। वो तुलसी का हाथ अपने चेहरे से हटाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैं किसी भी मजबूरी में आकर ये सब नहीं कर रही। आरू के मुंह से जवाब सुन के तुलसी को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो वापस से कहती है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि आप मजबूर हैं। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आरू बार बार एक ही रट लगाए हुई थी, जिससे चिढ़ के आरू तेज आवाज में कहती है, अरे तुमको ये बात समझ में नहीं आती है क्या? एक ही बात मैं तुमको कितनी बार कहूँ, कितनी बार कहा कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से शीतल से शादी कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मुझे एक हिम्मत वाली वाइफ चाहिए थी, ना कि एक बचकानी हरकतों वाली। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कल मेरी शादी है, तो कोई भी ऐसा तमाशा खड़ा मत करना जिसके चलते शीतल को तकलीफ हो। आरू की बात सुन के तुलसी अंदर तक बिखर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एकटक आरू को देख रही थी, जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। तुलसी हल्का सा मुस्कुरा के कहती, माफ कीजिए मुझे। तुलसी इतना कहती है कि तभी तुलसी अपनी बातों को आगे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, इतने वक्त से आपके साथ आप मेरे साथ अच्छे से पेश आ रही थी, तो मैं अपनी औकात भूल गई थी। कभी किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, इसलिए आपसे थोड़ा सा प्यार क्या जता दिया। मैंने उसे सच मान लिया, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमारे चलते आपके और शीतल की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो। आप दोनों हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि तुलसी नाम की मनहूसियत आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। एक बार फिर से थैंक यू मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। फिर हल्का सा हंसते हुए कहती है, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, आपको नज़र भर देखने तक की मेरी औकात नहीं है। और मैंने आपके साथ अपने खुशहाल लाइफ के लाइफ तक के सपने सजा लिए थे। कहाँ आप महलों की रानी और कहाँ मैं सड़कों पर पड़ी हुई धूल। मेरा और आपका तो कोई मेल नहीं है। और फिर एक पल रुक के कहती है, वैसे शादी मुबारक हो। इस वक्त तुलसी की आंखों में बेतहाशा आंसू आ रहे थे, लेकिन होठों पर उसके एक दर्द भरी मुस्कान थी। आज उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके प्राण उससे खींच लिए हों। एक उम्मीद जो उसके दिल में थी, आरू ने आज उसे भी तोड़ दिया। अब तुलसी का एक मिनट भी आरू के सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो वहाँ से पलट के जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर बिना पीछे पलटे हुए कहती है, अगर कभी किसी से मोहब्बत ना हो तो किसी मासूम का दिल मत तोड़िएगा। बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। मोहब्बत की बेवफाई में लोग हजारों मौत मर जाते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आरू बस भूत बनी एक जगह खड़ी रहती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो एकटक उस जगह को देख रही थी जहाँ से अभी अभी तुलसी गई थी। आरू अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और कहती है, आज जितने आंसू बहाए हैं बहा लो, लेकिन कल से ये आंसू तुम्हारी आंखों का रास्ता भूल जाएंगे और तुम्हारे होठों पे बस मुस्कान रहेगी। आरू ये सब कह तो रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक टीस सी उठ रही थी, मानो कोई करीबी दूर जा रहा हो। तुलसी की बातें उसे दर्द दे रही थी, लेकिन चाह कर भी वो तुलसी को अपने गले नहीं लगा सकती थी। इधर तुलसी चली गई हुई थी। आरू घुटने के बल वहीं गिर जाती है और आसमान की तरफ देख के जोर से चिल्लाती है,
आरू की आवाज़ में एक अलग ही दर्द, एक अलग ही तड़प नज़र आ रही थी। उसका भी जी चाह रहा था कि वो खुलकर रोए, लेकिन जिस तरह उसका नेचर था, उस हिसाब से ना वो खुल के रो सकती थी और ना ही अपना दुःख किसी के सामने ज़ाहिर कर सकती थी। चाहे वो खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन थी तो वो भी एक मामूली इंसान। उसे भी दर्द होता था, उसे भी तकलीफ़ होती थी और इस वक़्त उसे अपने दिल में बेतहाशा दर्द हो रहा था। और उस दर्द की सिर्फ़ एक ही दवा थी, तुलसी, जो शायद अब उससे दूर जा चुकी थी, या यूँ कहूँ कि उससे अपनी मोहब्बत को खुद से दूर किया था। आरू की आँखें बंद थी और उसका चेहरा आसमान की तरफ था। तभी आसमान में काले बादल घिराते और कुछ ही पल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आरू अभी भी बारिश के पानी में भीग रही थी, लेकिन उसके दिल में इस वक्त आग लगी हुई थी। उसे बारिश का ठंडा पानी भी शांत नहीं कर पा रहा था। इधर तुलसी भागते हुए अपने रूम में आती है और दरवाज़ा बंद करके उसी से टिक के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। आज दुनिया जहाँ का दर्द उसके आंसुओं के जरिए बह रहा था, और इस दर्द का हिस्सा मानो ऊपर बैठे भगवान के पास भी नहीं था। तुलसी की आंखों के सामने आरू के साथ बिताए हुए पल किसी रील की तरह चल रहे थे। आरू का उसके करीब आना, उसे बात बात पे छेड़ना, उसे प्यार से चुइया कहना, उसकी बचकानी हरकतों को काफ़ी प्यार से देखना, वो प्यार का इजहार, सारी चीज़ें एक एक करके उसे याद आ रही थी, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी। इस वक्त उसके दर्द का हिसाब लगाना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। किसी ने सच कहा था, मोहब्बत जितना ही खूबसूरत एहसास है, उससे ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाले को तड़पाता है। मोहब्बत में गिरा आशिक या महबूबा इस आग में जलते हैं जिसमें चिंगारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जलन और तकलीफ बेहिसाब देती है। इस वक्त तुलसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो तो इतनी थी, इतनी, क्या ही बोलूं, मतलब अभागन थी कि किसी के सीने पे सर रख के अपना दुख तक नहीं बांट सकती थी। तुलसी अपने आंसू पोंछती है और रूम के अंदर बेड पे आ जाती है, जिसके बगल में टेबल पर उसके और आरू की फोटो थी। उस तस्वीर में वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। उस फोटो को अपने हाथ में लेती है और फर्श पे बैठ जाती है और प्यार से उस फोटो पे हाथ फेरते हुए अपने नम आँखों से और रोते हुए गले से कहती है, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती थी। अपनी आखिरी सांसों तक आपका साथ चाहती थी। जब आप मुझसे शादी करके इस हवेली में लाई थी, तभी मैंने ये तय कर लिया था कि जिस तरह मैंने आपका हाथ थामा, आपकी शादी करके इस हवेली में आई, ठीक उसी तरह जिस दिन मैं इस हवेली से जाऊंगी, आपकी सुहागन बन के जाऊंगी। लेकिन 4 कंधों पर एक लड़की यही तो चाहती है। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? आपकी कोई मजबूरी है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। दुनिया जहाँ की खुशियाँ देकर पलक झपकते ही उन खुशियों को किसी और के हिस्से में लिख दिया। आपने जो किया उसके लिए भले एक पत्नी आपको माफ़ कर दे, लेकिन एक औरत कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं जितना तड़पी हूँ ना, आप भी उतना ही तड़पोगी। जितना मैं रोई हूँ, एक दिन आप भी उतना ही रोओगी। आप भी उस आग में जलोगी जिसमें आज मैं जल रही हूँ। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे रिश्ते की नींव हिला के रख दी, जो शायद अब चाह के मजबूत नहीं हो पाएगा। ये सब कहते हुए तुलसी की आंखों से बेहिसाब आंसू बहे जा रहे थे। जो वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए वैसे ही ठंडे फर्श पे लेट जाती है।
बाहर भी अब बारिश थम चुकी थी, मानो बस इनके दुख में रोने के लिए बस बरस रही थी। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस।